हे गाइस व्हाट्स अप, सब बढ़िया। पिछली क्लास में हमने पी ब्लॉक के बारे में कुछ सीखा था। पी ब्लॉक में हमने जनरल उनके ट्रेंड्स को सीखा था। पी ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में हमने जो है ना पी ब्लॉक को इंट्रोड्यूस किया था। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं और पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों होते हैं वगैरह वगैरह ढेर सारी बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर ली थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भी हमने सीखा था, ठीक है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट सीखा था, जनरल वैलेंसी सीखी थी। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको आप अगर पी ब्लॉक का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं जरूर वहां से देख करके तब यहाँ पर आइएगा, ठीक है। पी ब्लॉक के पहले लेक्चर में हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था। ग्रुप 15 के एलिमेंट के हमने जनरल कुछ प्रॉपर्टीज को डील किया था। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का हमने अकरेंस तक का हमने टॉपिक किया था। अकरेंस मतलब कि वे कहां कहां पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में या हमारे एटमॉस्फेयर में कहां कहां पाए जाते हैं। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के अकरेंस तक हमने करवा करके छोड़ दिया था। आज के इस क्लास में हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उनका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, यानी कि कैसे उनके पीरियोडिक टेबल में जो है ना उनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन कैसे होता है। ग्रुप में अप डाउन आते हैं तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो इंक्रीज करती है, कौन सी डिक्रीज करती है, कहां कहां ट्रेंड बदल जाता है। सबसे मेन सवाल यहां पर होता है कि कहीं कहीं ट्रेंड्स बदल भी जाते हैं तो क्यों बदलते हैं। आज हम लोग उनके क्लास में, आज की क्लास में यही सब चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक कॉपी पेन एकदम लेके आगे में बैठिए। जो आदमी एनसीईआरटी में हाइलाइटर का यूज कर रहे होंगे वो लाइन टू लाइन एकदम हाईलाइट भी करते जाएंगे। जो आदमी नोट्स कर रहे हो वो भी लाइन टू लाइन नोट्स करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को। आप भी मेरे साथ हेडलाइन डाल दीजिए यहां पर, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो अगर बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन है, डाउन द ग्रुप यहां पर फास्फोरस है, फिर यहां पर आर्सेनिक है, फिर यहां पर एंटीमनी है, फिर यहां पर बिस्मथ है, ठीक है। तो यहां पर डाउन द ग्रुप यहां पर है, नीचे में यहां पर एमसी मॉस्कोवियम भी है। तो खैर इसका हम लोग स्टडी यहां पर करते नहीं, हम लोग यहां पर नाइट्रोजन को बिस्मथ ही हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं डाउन द ग्रुप यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। ये ग्रुप में डाउन जाने पर यहां पर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नाइट्रोजन में यहां पर जो है नाइट्रोजन में जो प्रॉपर्टीज होती है वो फास्फोरस आर्सेनिक वगैरह सबसे अलग होती है। तो नाइट्रोजन में ऐसा डिफरेंट बिहेवियर, ऐसा एनोमलस बिहेवियर क्यों आता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखें हम लोग तो नाइट्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आर्सेनिक फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, एंटीमनी फिफ्थ पीरियड का है और बिस्मथ सिक्स्थ पीरियड का यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है। जरा यहाँ पे देखिए सेकेंड पीरियड में कुछ बातें हम बेसिकली बताते हैं। सेकेंड पीरियड में यानी जब n का वैल्यू 2 होता है, यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करें तो ये होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यहां पर फास्फोरस में जाइएगा तो यहां पर ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। उसी प्रकार से यहां पर जैसे कि यहां पर लास्ट कंफ्यूजन है ns2 np3 में, देखिए यहाँ 2s2 2p3 है क्योंकि यहाँ n का मान 2 है। तो यहाँ पर 3s2 3p3 है, n का मान 3 है, तो यहाँ लास्ट में क्या होगा 4s2 होगा 4p3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5s2 होगा 5p3 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 6s2 होगा 6p3 होगा। यहाँ पर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा सारे एलिमेंट्स में, ठीक है ना। अंतर ये होता है कि यहाँ पर फास्फोरस अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फास्फोरस के बाद से यहाँ पर क्या होता है डी ब्लॉक आना शुरू हो जाता है। इसमें जैसे 4s2 है, बीच में यहाँ पर 3d10 होता है तब 4p3 होता है। एसबी की बात करें एंटीमनी की तो 5s2 है, फिर 4d10 होता है तब 5p3 होता है। बिस्मथ की बात करें तो 6s2 होता है, फिर 4f14 होता है, फिर 5d10 होता है, फिर 6p3 होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि इस बीच में जो है, इस बीच में यहाँ पर क्या कहते हैं 4f और 5d, ये दो तरह के f और d के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और यहां पर बात करें तो यहाँ 4d का यहाँ इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाता है। प्यारे बच्चों
आप लोग यहाँ पर जनरल अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता क्या है कि ये जो हमारे पास ढेर सारे सेल होते हैं, मान लीजिए ये ढेर सारे सेल होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस से एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करते रहता है, ये अट्रैक्शन यहाँ पर होते रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन हमेशा लगातार होते रहता है। अब यहाँ पर ये बाहरी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के प्रति होता है, और इनर सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस और ये आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में दीवार के तरह काम करते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को, यानी कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले फोर्स को, ये बीच का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस कर देता है। तो यहां समझिए, यहां पर हम कहेंगे इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का वो इफेक्ट है जिसके कारण से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, यानी कि रिड्यूसेस द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को जो रिड्यूस कर देता है ये इनर सेल का इलेक्ट्रॉन। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं यहां पर कि अंदर में जो 4f और 5 यानी कि f और जो d का इलेक्ट्रॉन होता है, d और f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पुअर स्क्रीनर होते हैं, ये ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, ये पुअर स्क्रीनर्स होते हैं। ये पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जहां पे डी और एफ का इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो अच्छे से आउटर सेल और न्यूक्लियस के बीच में दीवार की तरह काम नहीं कर पाता है, तो वहां पर क्या होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस प्रति बढ़ जाता है। जब दीवार खोखला रहेगा तो सिंपल सी बात है, बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के प्रति एकदम ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ज्यादा वहां पर एकदम हेल्ड हो जाएगा, एकदम जुड़ जाएगा अच्छे से फोर्स से, ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज पढ़ने वाला है। थोड़ी मोड़ी 11th क्लास की बात थी तो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया ताकि दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग, मैं यहाँ पर ये बार बार लिखूंगा, आप बार बार बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो यहाँ पर एक बार बता देते हैं तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गौर से होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर 2s2 2p3 का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 3s2 3p3 है, ये 4s2 4p3 है। यहाँ पर क्या होता है, 5s2 5p3 में 4d इलेक्ट्रॉन भी अंदर में जाता है। कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि हमारे आउटर सेल में जो है 5s2 और 5p3 है, ये मान लीजिए यहां पर 4 सेल है, यहां 5वां सेल दे देता है। तो यहां पर क्या है कि ये 5s2 5p3, इसमें मान लीजिए 5s2 का इलेक्ट्रॉन और 5p3 का इलेक्ट्रॉन है, और बीच में जब 4d का इलेक्ट्रॉन आ जाता है दीवार बन करके, तो 4d का इलेक्ट्रॉन जो नीचे में आता है ना, वो पुअर स्क्रीनर होता है, जिसके कारण से ये s का दो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कुछ ज्यादा फोर्स से टाइटली पैक्ड हो जाता है। अब यहां देखिए 6s2 6p3, ये वैलेंस सेल में मान लीजिए 6th ऑर्बिटर बैठा हुआ है। इनर सेल में क्या होता है, 4f और 5d के इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इस केस में, बिस्मथ वाले केस में, तो क्या होता है कि F और D का इलेक्ट्रॉन बहुत ही पुअर स्क्रीनर है, इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं लेकिन स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते हैं। स्क्रीनिंग कम होने के कारण से ये 6s2 का इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही इतना टाइटली पैक्ड हो जाएगा यहां पर न्यूक्लियस से कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, यानी बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जो ये 6s का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग करता ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, क्या बदलाव आएगी ट्रेंड में, क्या प्रॉपर्टीज बदलेगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। फिलहाल यहां पर चलते हैं, हम लोग इनके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं, डाउन द ग्रुप इनकी प्रॉपर्टीज में किस तरह का वेरिएशन होता है, ठीक है। पहले बच्चों आप लोग बुक उल्टा लिए हैं, कॉपी ले लिए हैं, पेन ले लिए हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहां पर आता है एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज का। तो पहले बच्चों यहां पर क्या है कि जब हम लोग नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर डाउन द ग्रुप हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाता है। देखिए यहाँ 2 सेल है, इसमें 1 और 2, यहाँ पर 1 2 3 सेल है, यहाँ पर 4 सेल 5 सेल, इसमें 6 सेल है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण से यहाँ एटॉमिक साइज रेगुलर इंक्रीज करते जाता है। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस due to increase in the number of cell,
नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण से एटॉमिक साइज भी क्या होता है, इसका इंक्रीज कर जाता है। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखिए तो हमारा पॉइंट यहां पर आता है 2 नंबर में आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, डेल्टा आई एच से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, या डेल्टा आई ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी क्या होता है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल, यानी कि एटम के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब किसी के वैलेंस सेल मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला उसमें एनर्जी लगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, फिर हम लोग एनर्जी लगाएंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बचता है ना, वो न्यूक्लियस से और टाइटली पैक्ड हो जाता है, जिसके कारण से अगले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो किसी किसी केस में जब यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहां पर वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन अगर हम आयनाइज करना चाहें उसमें कम एनर्जी लगेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे उसमें अधिक एनर्जी लगेगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो उससे अधिक एनर्जी लगेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो समझिए यहां पर जैसे कि यहां पर होता क्या है कि ये वैलेंस सेल जितना दूर होगा उतना वीक फोर्स होगा न्यूक्लियस और वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उतना आसान होगा ये इलेक्ट्रॉन निकालना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा जितना एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा। एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा और अंदर में यहां पर इनर सेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो यहां पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए इजी है, कम एनर्जी में निकल जाएगा। तो हम यूं कहेंगे कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। यहां पर नाइट्रोजन साइज सबसे छोटा है, न्यूक्लियस के करीब इसका इलेक्ट्रॉन रहता है तो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, तो वहां से उसके इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही एनर्जी लगेगी। इसलिए यहां पर क्या है कि डाउन द ग्रुप, यहां नाइट्रोजन सबसे ऊपर में है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होता है, उससे नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, घट जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहां पर डाउन द ग्रुप हम लोग बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज यहां पर इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में इंक्रीजमेंट के कारण से यहां पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप यहां पर जाने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, हमारा घट जाता है। दूसरी बात क्या बताया, जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, जिसके कारण से यहां पर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान ज्यादा होने के कारण से थोड़ा सा क्या होता है यहां पर वो भी कारण ले सकते हैं। नहीं तो ये सिंपल सी बात है कि जितना साइज बड़ा रहेगा एटम का उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर पर बैठा हुआ रहेगा, और दूरी पर बैठे रहने के कारण से वो टाइटली पैक्ड नहीं हो पाता है, जिसके कारण से आसानी से रिमूव हो सकता है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किस में होगी, बिस्मत में होगी। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एक पॉइंट और लिखते हैं, पॉइंट डेल्टा। अगर हम H1 की बात करें यानी कि पहले आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इसका मान सबसे कम होता है, इससे अधिक होता है डेल्टा H2, इससे अधिक डेल्टा H3, इस तरह से होता है। मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें यहां पर तो उसमें अगर वैलेंस सेल में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना आसान होता है, और पहले इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से और टाइटली पैक्ड हो जाता है, जिसके कारण से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी सी अधिक एनर्जी लगती है, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे भी अधिक एनर्जी यहाँ पर लगती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो है सबसे हाई यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगली प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, या फिर बोल सकते हैं पुल आउट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है
और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई एलिमेंट अपनी ओर कितनी रफ्तार से खींचता है या कितने फोर्स से खींचता है, कितने पावर से खींचता है, यही टेंडेंसी, उसकी क्षमता जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने जनरली पीरियड में पढ़ा हुआ है कि जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, अप टू डाउन आते हैं डिक्रीज करता है। इसका सेम कारण यहाँ पे यही है कि यहाँ पर जो बड़े एलिमेंट, जो छोटे एलिमेंट होते हैं उसमें यहाँ पर न्यूक्लियस, अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बहुत ही करीब होता है, इसी कारण से ये न्यूक्लियस इसको आराम से अट्रैक्ट कर सकता है अपने में। जब यहाँ बड़ा एलिमेंट की बात करेंगे तो बड़े एलिमेंट तो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाते हैं इसका न्यूक्लियस, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को वो कैसे खींच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइज बढ़ने के कारण से जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करता है। तो इट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, यानी कि यहां पर क्या होता है, नॉर्मली नाइट्रोजन सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे कम कौन होता है यहाँ पर, तो उससे कम होता है फास्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम यहाँ पर एंटीमनी, और उससे कम होना चाहिए बिस्मथ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बिस्मथ में कुछ कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की लगभग सेम जाती है, लगभग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दोनों की क्या होती है, सेम होती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जस्ट डिस्कस करेंगे कि बिस्मथ में ऐसी प्रॉपर्टी क्या है जिसके कारण से एंटीमनी के बराबर लगभग में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इसके बारे में जस्ट हम पढ़ने वाले हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जब तक उसकी पढ़ाई करिएगा तब तक ये चीज आपको परेशान करते रहेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में जस्ट हम बताने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर चौथे नंबर के पॉइंट की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर। आपने तो ये जनरली पीरियड में पढ़ा हुआ ही है कि जब हम लोग यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग यहाँ पर अप टू डाउन आते हैं किसी भी ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करना ये आप लोग जैसे कि आप लोग पढ़ते ही हैं, किसी भी ग्रुप की बात करें पीरियोडिक में, अगर हमारे पास हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप ये है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, जितना नीचे आ रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर उसका बढ़ते जा रहा है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब हो गया कि उसमें मेटालिक बॉन्ड का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, मेटालिक बॉन्ड उसमें बढ़ते जा रहा है, उनके एलिमेंटल फॉर्म में उनके मेटालिक बॉन्ड्स होने शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ उनका क्रिस्टल जो है वो मेटालिक होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे ये जो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन से कम मेटालिक कैरेक्टर होता है, सॉरी नाइट्रोजन से अधिक मेटालिक कैरेक्टर किस में होता है, फास्फोरस में। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस कह दे तो ये नॉन मेटल होता है, ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। उससे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किस में होता है, आर्सेनिक में, और उससे अधिक किस में होता है, एंटीमनी में। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों होते हैं आपके क्या कहते हैं, मेटलॉइड होते हैं, ये मेटलॉइड होता है, ठीक है। और वही आगे हम बात करें बिस्मथ का, तो बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है, ये एक टिपिकल मेटल यहां पर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर के रूप में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो हमने क्या सब सीखा यहाँ पर, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में जब हम लोग अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। उसके बाद जो है आयनाइजेशन एनर्जी का मान जो होता है वो डिक्रीज करता है साइज बड़े होने के कारण से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो उनकी मेटालिक कैरेक्टर होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो उसमें क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो भी डिक्रीज करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज किया, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज किया, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज किया। दो चीज इंक्रीज कर रहे थे और दो चीज डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर जो है आप लोग इस पॉइंट को नोट आउट कर लीजिए, या फिर जहां भी आप बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये सारे पॉइंट जो है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करेंगे, इनके फॉर्म्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप 15 के एलिमेंट में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके फॉर्म्स, स्टेट्स वगैरह की बात करेंगे। तो पहले यहाँ तक लिखिए 4 नंबर तक, अगले पॉइंट की बात करते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में पांचवा पॉइंट में हम लिखेंगे, इसमें जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन हमारे इस पूरे ग्रुप में, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी ग्रुप में और बात करेंगे तो नाइट्रोजन केवल यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस, नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस while all are मतलब कि यहां पर बोलते हैं कि फास्फोरस ले लें, आर्सेनिक ले लें, एंटीमनी ले लें, तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक, बिस्मथ भी ले लें तो ये हमारे पास पॉली एटॉमिक सॉलिड होते हैं। ऑल आर पॉली एटॉमिक सॉलिड्स, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक माने कि दो, और एटॉमिक माने एटम, है ना, दो एटम, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो अपने दो एटम से मिलकर के यहां पर डाई एटॉमिक गैस बनाता है, यानी कि N2 बनाता है, नाइट्रोजन N2 बना लेता है, जो कि फास्फोरस या उसके आगे जो भी एलिमेंट्स है सभी पॉली एटॉमिक सॉलिड्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। डायटोमिक गैस, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस बनाता है। फास्फोरस जो है, आगे फास्फोरस में आप पढ़िएगा व्हाइट फास्फोरस होता है, P4 के फॉर्म में होता है उनका जो है ना, ये जैसे नाइट्रोजन यहां पर हो गया डायटोमिक गैस हो गया, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस के रूप में रहता है, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में नाइट्रोजन यहां पर रहता है, ठीक है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। फास्फोरस की बात करें तो व्हाइट फास्फोरस हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रली एक दूसरे से यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये फास्फोरस हमारे पास इस तरह से पिरामिडल ज्योमेट्री में यहां पर ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इनका शेप यहां पर ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। तो ये हमारे पास फास्फोरस का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक सॉलिड है, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमारे पास डायटोमिक गैस, केवल नाइट्रोजन ऐसा है जो डायटोमिक गैस N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सभी पॉली एटॉमिक सॉलिड्स के फॉर्म में यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर बात करें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की, हम लोग 6 नंबर की बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, यहां से समझने वाला पॉइंट है, ये पूछता है एग्जाम में। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड नाइट्रोजन से जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन से ज्यादा होता है फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा होता है आर्सेनिक का बॉइलिंग पॉइंट, उससे अधिक होता है एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पर ट्रेंड बदल जाता है, बिस्मथ का क्या हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन से अधिक फास्फोरस, उससे अधिक आर्सेनिक, उससे अधिक एंटीमनी और उससे अधिक बिस्मथ होना चाहिए। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो वो मोलर मास पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मोलर मास, यानी कि मोलर मास जो जो बढ़ते जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मली मोलर मास बढ़ रहा था, तो मोलर मास बढ़ने से यहां पर क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जा रहा है। अब इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन यहां पर बिस्मथ एंटीमनी से ज्यादा होना चाहिए था बिस्मथ का, लेकिन बिस्मथ का यहां पर कम हो गया। अब बिस्मथ का कम क्यों हो गया एंटीमनी से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यानी क्या पढ़ा आपने कि यहां पर 3 4 तक ये इंक्रीज किया, 4 तक इंक्रीज किया, फिर यहां पर ये क्या कर गया, डिक्रीज कर गया बॉइलिंग पॉइंट। वही मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें यहां पर हम लोग, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, नाइट्रोजन से ज्यादा होता है फास्फोरस, उससे अधिक आर्सेनिक होता है, लेकिन यहां पर जो है डिक्रीज कर जाता है यहां पर एंटीमनी और यहां पर बिस्मथ। मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 4 तक इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, और मेल्टिंग पॉइंट 3 तक यहां पर इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, यहां से डिक्रीज कर रहा है। अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण प्यारे बच्चों होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से यहां पर जो ना पीरियोडिक ट्रेंड में चेंज आ रही है, बदलाव आ रही है, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहां पर ट्रेंड से भटक रहा है, ट्रेंड से यहां पर अलग हट रहा है, ठीक है। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये ऐसा टर्म है जो आपके इस पी ब्लॉक में बार बार आते रहेगा। अब बार बार आएगा तो बार बार यही बताना पड़ेगा, तो बार बार तुम लोग डाउट करोगे सर ये क्या होता है, तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी बताते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन देखिए पहले, आप अगर एनसीईआरटी बुक देखें तो एनसीईआरटी बुक में भी टिक लगा सकते हो, नहीं तो नोट कर लोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ही यह डेफिनेशन आपको मिलेगा, क्या है यहां पर लिखा हुआ, तो यहां पर है इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन है यहां पर, इट इज द रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अपोज करना,
इट इज द रिलक्टेंस या अपोज करना, इट इज द रिलक्टेंस ऑफ 2ns इलेक्ट्रॉन्स of outermost cell to participate in bonding। यानी कि क्या होता है यहां पर, समझिए यहां पर हम लोग तो ये जान रहे हैं कि जब नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन से जब हम लोग बिस्मथ तरफ बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन फास्फोरस यहां तो ठीक है, यहां आर्सेनिक से डी ऑर्बिटल आना शुरू हो जाता है, डी ऑर्बिटल यहां पर आएगा, यहां पर भी डी आ गया, यहां पर डी और एफ दोनों आ गया। तो डी और एफ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पुअर स्क्रीनर होता है, और पुअर स्क्रीनर होने के कारण से क्या होता है कि नॉर्मली जो यहां पर हमारे पास जो जनरल हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो NH2NP3 ये ग्रुप 15 का एलिमेंट जनरल क्या है कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है, यानी NS में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और NP में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर NP में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, ये PX है, ये PY है और ये क्या है PZ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली जो हमारे पास P ब्लॉक में ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इनको 5 जो है नॉर्मली 5 इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनना चाहिए, यानी इनके जो जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो +5 होते हैं। अगर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो +5 होता है, ठीक है, +5 होता है किसका, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट का, क्योंकि इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन होता क्या है कि जब बिस्मथ पर हम लोग आते हैं, यानी एंटी में तो ठीक है लगभग में, जब बिस्मथ पर हम लोग आते हैं तो बिस्मथ पर क्या होता है आने के बाद कि अंदर में जो 4f और 5d का जो इलेक्ट्रॉन होता है, 4f का 14 इलेक्ट्रॉन, 5d का 10 इलेक्ट्रॉन, ये जो d और f के इलेक्ट्रॉन ढेर सारे अंदर में आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर में आ गए हैं लेकिन ये पुअर स्क्रीनर है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के बजाय जो है वो उसको और मतलब कि वो जो फोर्स होता है, दीवार जो बनाता है ना, दीवार अच्छे से नहीं बन पाता है बीच में, यानी कि न्यूक्लियस और वो आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में ये रोरा का काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ काम करना शुरू कर देता है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जिसके कारण से क्या होता है कि NS का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत ही टाइटली पैक्ड हो जाता है, और इतना टाइटली पैक्ड कि NS का इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता ही नहीं करता है, यानी कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि यहां पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन बिस्मथ के पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए यहां पर जो ना बिस्मथ के पास, बिस्मथ की तरफ जो बढ़ते जाइएगा तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन तरफ यहां पर जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। कहने का मतलब ये हो गया, आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका सबसे अधिक स्टेबल होगा, तो नाइट्रोजन का। सबसे कम किसका होगा, तो बिस्मथ का होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल किसका होगा, तो बिस्मथ का होगा, क्योंकि बिस्मथ हमेशा +3 ऑक्सीजन स्टेट में रहना चाहेगा, क्योंकि उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है NS के वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे नहीं। तो यही होता है, इट इज द रिलक्टेंस ऑफ 2NS इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट सेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी कि न्यूक्लियस और जो बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच में अट्रैक्शन जितना टाइट होगा, जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा रिलक्टेंस होगा उस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। यानी कि बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना टाइट होंगे उतना बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और यही होता है यहां पर बिस्मथ के केस में। तो बिस्मथ में क्या होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइट हो जाता है न्यूक्लियस से, जिसके कारण से NS के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, बाकी की 3 लेगा, तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इसका स्टेबल होता है। तो यानी कि अगर बिस्मथ में 5 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कहीं पर लिखा हुआ भी है तो वो +3 में तुरंत कन्वर्ट होना चाहेगा, वो तुरंत ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिस्मथ यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका है, और वही जितना हम लोग नीचे से ऊपर जाते जाएंगे उतना +5 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर का इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक रिलक्टेंस है, एक अपोजिंग है किस चीज का, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का। यानी कि जो NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल का जो NS का इलेक्ट्रॉन होता है
वो इलेक्ट्रॉन को ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने नहीं देता है, उसको इनर्ट बना देता है, उनके इलेक्ट्रॉन के पेयर को इनर्ट कर देता है, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेल्टिंग पॉइंट में भी यही ट्रेंड होता है, नॉर्मली बढ़ रहा है लेकिन यहां से डी इसमें डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया, इसमें डी और एफ दोनों इंट्रोड्यूस हो गया और इसी कारण से यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से यहाँ पर क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पीरियोडिक ट्रेंड से जो है ना डेविएट होकर के चेंज होकर के यहाँ पर जो है यहाँ पर बढ़ रहा था फिर घटना शुरू हो गया। तो हम लोग को क्या याद रहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है नाइट्रोजन से एंटीमनी तक बढ़ता है, 4 तक बढ़ता है फिर घट जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट 3 तक बढ़ता है फिर घट जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अगले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते तो शायद 8वां नंबर होगा। तो 8वां नंबर में यहाँ पर एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है कि कोई एलिमेंट अपने कितने प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है ना, क्योंकि उसमें केवल कार्बन एटम ही होता है, प्योरेस्ट कार्बन का वो मतलब कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है वो। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑक्सीजन की ही बात करें तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉप है, एक है O2 एक है O3, यानी O2 डाइऑक्सीजन, एक है O3 ओजोन। लेकिन यहाँ पर ग्रुप 15 के एलिमेंट की बात करें तो नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं। फास्फोरस के भी 3 होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस सुने ही होंगे आप लोग। ठीक है, नाइट्रोजन के छोड़ करके बाद की सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं। तो लिखना है यहाँ पर एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन all the elements show allotropy। नाइट्रोजन छोड़ करके सभी एलिमेंट क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। तो ये हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ अभी तक। अब शुरुआत की क्लास में क्या बतलाए थे फर्स्ट क्लास में ही कि कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट रहे, चाहे वो ग्रुप 15 का एलिमेंट रहे या हमारे पास ग्रुप 16 का रहे, ग्रुप 13 का रहे, ग्रुप 14 का रहे, किसी का भी यहाँ पर एलिमेंट रहे, जो ये पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है बाद बाकी रेस्ट एलिमेंट से। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करना माने होता है एनामलस बिहेवियर होता है। तो एनामलस बिहेवियर ये नाइट्रोजन का हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन आखिर अपने बाद बाकी दोस्तों की तुलना में अलग सा प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर कई सारे सवाल जो है एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। तो यहां पर आप लोग भी लिखना है एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, क्वेश्चन अगर पूछ देगा व्हाई द नाइट्रोजन शोज एनामलस बिहेवियर, तो नाइट्रोजन क्यों दिखाता है एनामलस बिहेवियर, है ना, क्यों डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। तो इसका कारण है लिखना है आपको ड्यू टू स्मॉल साइज, अपने ग्रुप में सबसे छोटे से एकदम साइज होने के कारण से। ठीक है ना, छोटे साइज के कारण क्या होता है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल जो इसमें होता है, इसके कारण से, इन सभी प्रॉपर्टीज के कारण से यहां पर जो है इसमें एनामलस बिहेवियर होता है। इन सब सारे से अलग ये हट करके है। जैसे कि आप नाइट्रोजन का जो कंफ्यूजन है वो है 2s2 2p3। फास्फोरस की बात करें तो 3s2 3p3 होता है। अब देखिए जब भी n का मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है तभी 3 में d भी आता है, भले d में यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन 3 में d तो होगा। लेकिन यहाँ 2 में यहाँ पर केवल 2s और 2p होते हैं, 2 में d नहीं होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। एब्सेंस ऑफ यहाँ पर वैकेंट लिख देते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि सभी में वैकेंट d ऑर्बिटल यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि वैकेंट d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास में नहीं है, बाद बाकी के पास में है। इसी कारण से तो यहाँ पर केवल वही कारण नहीं बताए, वैकेंट डी ऑर्बिटल का एब्सेंस, यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉल साइज, इतनी सारी प्रॉपर्टीज के कारण ही नाइट्रोजन जो है बाद बाकी सभी एलिमेंट से अपना प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग शो करता है। इसी को बोलते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन।
अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन जो है, तुमसे पूछेगा ना कि नाइट्रोजन जो है एनोमलस बिहेवियर शो करता है, तो इसका कुछ एग्जांपल दो। एग्जांपल से बताओ कि नाइट्रोजन, क्यों तुमको लगता है कि नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर शो करता है। तो हम लोग कह दिए, कारण बता दिए। अब बोले एग्जांपल दो कि नाइट्रोजन एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है? N2 के फॉर्म में होता है, डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, डायटोमिक फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अब ये N2 क्या है? तो N2 का स्ट्रक्चर होता है N, यहां पर आप जानते ही हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर। ठीक है, ये 3 का शेडिंग किया, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये 3 का शेडिंग किया, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर ट्रिपल शेडिंग से क्या बना? यहां पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यहां बना और एक लॉन पेयर इस पर है, एक लॉन पेयर यहां पर इस पर रह गया। ठीक है, ये है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो कौन सा बॉन्ड होगा? यहां पर पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड कहां से? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास में है 2s2 2p3 है। ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास नॉर्मल स्टेट में। 2s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1s2 भी होता है तो 1s2 को हम इग्नोर किए हुए हैं। 2s2 है, 2p यहां पर 3 है, 2s2 2p क्या है? यहां पर 3 है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो हमारे पास दो नाइट्रोजन में जो कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ये नाइट्रोजन देखिए, दो नाइट्रोजन हमारे पास में है। ये जो पेयर्ड ऑर्बिटल है ये लॉन पेयर है, जो यहां पर शेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, बात हो कि यहां पर जो है इसमें क्या हो रहा है, एक px py pz दूसरे नाइट्रोजन के px py pz से ओवरलैप करता है। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग px py pz किसी में से हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग करवा सकते हैं। आप जानती हैं कि जब दो p टकराएंगे तो जो कोएक्सियली होगा वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेगा, बाद बाकी जो पैरेलल होगा वो साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ठीक है ना, कोई एक ही हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कोई एक ही कर सकता है, बाद बाकी सभी पैरेलली ओवरलैपिंग करेंगे, लिटरली ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इसमें सारे बुक में लगभग क्या करते हैं, बुक वाले जो है ना मिल करके सब लोग यहाँ पर ग्रुप बना लिए हैं, ग्रुप बना करके वहां पर जो ना बोल दिया कि ठीक है pz में ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करवाना है। वैसे किसी में करवा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ pz मान लीजिए, इसका pz और दूसरे नाइट्रोजन का pz मिल करके एक हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या सिग्मा बना दिया। बाद की px py और उसकी px py साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, जिससे कि बनता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पाई बनता है वो पाई होता है p पाई p पाई, यानी इसका भी p ऑर्बिटल उसका भी p ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करता है, तो p पाई यहाँ पर दो p पाई बॉन्ड बनते हैं और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या, बहुत ही मजबूत। ठीक है, तो बहुत मजबूत होने के कारण से ही क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इसमें इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी है। अब इनर्ट गैस नहीं, हीलियम नियॉन नोबल गैस की बात नहीं कर रहे हैं। इनर्ट की मतलब कि ये रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, ये किसी से रिएक्शन होने नहीं देता है। आज सिंपल सी बात है कि हमारी धरती पर ढेर सारे कार्बन है, ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में है, फिर धरती पर आग क्यों नहीं लगी हुई है? तो कारण यहां पर यह है कि सबसे अधिक अमाउंट में यहां पर कौन चीज है, नाइट्रोजन हमारे पास में है, जो कि इस पूरे एटमॉस्फेयर को इनर्ट करके रखा हुआ है। नहीं तो कब का यहां पर हीट मिल रहा है, कार्बन प्रचुर मात्रा में है, ऑक्सीजन भी है, कब का जल चुका होता सब कुछ। तो नाइट्रोजन है यहां पर, इसलिए यहां पर क्या है, रिएक्शन इनर्ट हुआ है। आप लोग कुरकुरे खाते हो, टेढ़े मेढ़े खाते हो, तो लेज खाते हो, तो उसमें क्या होता है, जब आप लोग पैकेट खोलते हो तो गैस निकलता है, लगता है कि इतना कुरकुरे है हमारे पास, लेकिन उसमें चारों गिन के रहता है उसमें। तो बात यहां पर ये है कि उसमें जो गैस रहता है, बाद बाकी गैस का भी भाई पैसा लगता है ना, तो उसमें जो ना 1 रुपया कुरकुरे रहता होगा, 4 रुपया का उसमें क्या रहता होगा, नाइट्रोजन गैस रहता होगा। ठीक है, खैर जो भी हो, तो यहां पर बात क्या है कि उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं वो इसीलिए ताकि फूड में रेंसिडिटी ना हो, फूड हमारा उसमें खराब ना हो। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो फूड। ठीक है, इसलिए वहां पर नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर इनर्ट है तो वहां रिएक्शन होने नहीं देता है। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब होता है बॉन्ड तोड़ने में, जो एक मोल बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। ये नाइट्रोजन के लिए होता है 941.4 किलो जूल पर मोल, और ये बहुत ही हाई होता है, वेरी वेरी हाई। ये बहुत ही हाई है, इतना हाई है सिंपल समझिए कि इसलिए ये इनर्ट भी है, इसलिए रिएक्शन करता ही नहीं है। यानी कि इसको इतनी एनर्जी चाहिए तभी ये बॉन्ड टूटेगा, और इतनी एनर्जी नॉर्मली मिलती नहीं है, तो यहां पर उसके बॉन्ड को जल्दी तोड़ना संभव नहीं है। मतलब जल्दी नहीं टूट सकता है, टूट सकता है बाद में, इतनी एनर्जी दे देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतनी एनर्जी से कम, बहुत ही हाई एनर्जी है ना, तो ये नॉर्मली ये रिएक्शन कहीं पर नहीं करता है। लेकिन अगर वही हम फास्फोरस या हम फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी की बात करें तो ये सभी पॉलीएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठते हैं। अब सिंगल बॉन्ड क्यों बनाते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि नाइट्रोजन हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, वो ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कारण यहाँ पर यही है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है, जो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, उनका एटॉमिक ऑर्बिटल छोटा होता है, वो अच्छे से ओवरलैप कर जाता है, ठीक है ना। जबकि फास्फोरस में क्या है, यहाँ पर 2s2p है, वहां 3s3p है, इसमें 4s4p होगा। इसलिए क्या होता है, जो पाई बॉन्ड बनता है हमारा, जो यहाँ पर नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड बना है, छोटे से ऑर्बिटल है, छोटा ओवरलैपिंग हुआ, पाई बॉन्ड यहाँ पर एकदम छोटा था, चिपक गया। तो जितना छोटा ऑर्बिटल होगा उतना पाई बॉन्ड बनना आसान होगा, ठीक है। लेकिन जब बड़े ऑर्बिटल होते हैं तो अच्छे से पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इसलिए पाई बॉन्ड वहां अनस्टेबल हो जाता है। 3s का साइज क्या होगा, बड़ा होगा 2s से, 3p का साइज 2p से बड़ा होगा, तो p हमारा बड़े साइज का है, और बड़े साइज का p अच्छे से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल होगा वहां पर। इसीलिए फास्फोरस मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, मतलब इसमें अपने खुद के साथ इटसेल्फ या मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। नाइट्रोजन अपने इटसेल्फ के साथ में, यानी कि दूसरे नाइट्रोजन के साथ में मिलकर के यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए नाइट्रोजन जो है यहाँ पर N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट फास्फोरस यहां पर लिखेंगे, बट फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि बिस्मथ चूंकि एक मेटालिक कैरेक्टर इसमें है, इसलिए अपने एलिमेंटल स्टेट में, अपने एलिमेंट वाले फॉर्म में इसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। वाइल बिस्मथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। अगर नहीं दिख रहा हो अच्छे से तो सुन के आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, बट फास्फोरस, यहां नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, बट फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि यहां पर ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। वाइल बिस्मथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड, और बिस्मथ तो दुनिया से ही दूर है, वो मेटालिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, अपने एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखाए कि इनके तुलना में नाइट्रोजन किस प्रकार से अलग है, इसमें पहला पॉइंट आपको दिखाए हम, ठीक है, नाइट्रोजन क्यों सबसे अलग है। तो यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। अगला यहां पर प्रॉपर्टी जो इनको सबसे अलग करता है नाइट्रोजन को, वो ये है कि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं होता है, मतलब कम होता है, बहुत ही कम होता है। कैटेनेशन टेंडेंसी इज वेरी लो इन नाइट्रोजन, ठीक है। और सब में फास्फोरस में कैटेनेशन टेंडेंसी होता है। कैटेनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, यानी कि खुद से लिंकिंग। जैसे यहां पर हम लोग कार्बन में पढ़े हैं कि कार्बन जुड़ करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसी प्रकार से यहां पर जो है नाइट्रोजन, अगर फास्फोरस की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, तो उनमें कैटेनेशन टेंडेंसी होती है, लेकिन इसमें कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यहां पर यही है कि फास्फोरस जो सिंगल बॉन्ड होता है, फास्फोरस जो यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, वो हमारा स्टेबल बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्टेबल नहीं होता है। अब नाइट्रोजन इसका कारण यहां पर क्या है, इसका रीजन हम लिखते हैं। तो रीजन हम लोग यहां पर इसका लिख देते हैं
क्या होगा, एन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन पीपी सिंगल बॉन्ड। एन सिंगल बॉन्ड जो है वो पीपी सिंगल बॉन्ड से कमजोर होता है। क्यों होता है, तो इसका कारण भी है, इसका भी रीजन की अगर हम बात करें तो यहां देखिए, जो नाइट्रोजन होते हैं उनके ऑर्बिटल छोटे होते हैं, वो एटम छोटा है, स्मॉल साइज है, ऑर्बिटल भी छोटा होगा। फास्फोरस का जो यहाँ पर ऑर्बिटल बड़ा है, बड़े साइज का है। तो जब छोटे ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ऑर्बिटल जब छोटा है, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है जितना कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेल में NH2 NP3 दोनों में है, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल छोटा है नाइट्रोजन का, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका ऑर्बिटल बड़ा है फास्फोरस का, उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो जिसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है वो स्टेबल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिसमें ज्यादा है वो स्टेबल नहीं बना पाएगा। तो यहां पर सिंपल सी बात करें, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हमारा कमजोर हो जाता है और फास्फोरस ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए यहाँ फास्फोरस कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, नाइट्रोजन जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम एक नाइट्रोजन को जोड़ सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन आपस में नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन में नहीं पाई जाती है, जो कि इसको और सारे एलिमेंट से डिफरेंट कर देता है। तो ये है एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अंतिम प्रॉपर्टी यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। नाइट्रोजन में अगर हम कोवैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी की बात करें तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में सबके पास होता है NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन नाइट्रोजन छोड़ करके सभी में डी ऑर्बिटल होते हैं। N में क्या होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है। नाइट्रोजन छोड़ देता है, यहां पर ND0 होता है, ये किसमें, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन छोड़ दें तो सभी में यहां पर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर जो होता है, जैसे इस केस में बात करें, यहां पर इस केस में हमारे पास बॉन्डिंग जो होंगे वो बॉन्डिंग हमारे पास यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो +3 ऑक्सीजन स्टेट भी यहां पर होगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा अगले वाले ऑर्बिटल में, तो यहां पर जो है, यहां पर क्या हो जाएगा, पांच इलेक्ट्रॉन यहां पर हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट अब करेगा, तो यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया, 5 हो गया, +5 हो गया। तो मतलब कि और सारे एलिमेंट +3 +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अब हमने तो बेसिकली पढ़ा ही है कि +5 की टेंडेंसी जो होती है वो ऊपर से नीचे घट जाती है, +3 की टेंडेंसी जो होती है वो ऊपर से नीचे, स्टेबिलिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे बढ़ जाती है, यानी नीचे की ओर +3 बढ़ता है और ऊपर की ओर +5 बढ़ता है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी मात्र 4 बना सकता है। नाइट्रोजन में नॉर्मली 3 बॉन्ड बनता है, कोवैलेंसी इसकी 3 होती है। 4 बॉन्ड बनता है किसमें, तो NH4+ के केस में। ये NH4+ में है नाइट्रोजन, जो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 4 जिस पर प्लस है। तो यहाँ पर NH4+ में 4 कोवैलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन को है, तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है नाइट्रोजन जो है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो ये यहां पर केवल 4 बना सकता है। क्यों 4 बनाता है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण से यहां पर जो है नाइट्रोजन केवल मैक्सिमम अपना क्या कहते हैं कोवैलेंसी 4 रख सकता है, ठीक है। बाकी के सभी एलिमेंट 5-5 रखते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने क्या सीखा, कोवैलेंसी के कारण भी नाइट्रोजन और सभी एलिमेंट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये है एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एक लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नाइट्रोजन जो होता है ना वो कार्बन ऑक्सीजन या इटसेल्फ नाइट्रोजन यानी अपने खुद के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है,
तो कि फास्फोरस में ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है ना, बहुत ही कम केस में, या नीचे जाओगे तो वो केस घटता ही जाता है, वो केस होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन में जो पी पाई की टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, डबल या ट्रिपल बनाने की, वो होती है या तो वो नाइट्रोजन खुद के साथ बना सकता है, या तो वो कार्बन के साथ बना सकता है, या तो वो ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। तो एक नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा यहां पर कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ और विथ कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है वो इटसेल्फ या कार्बन या ऑक्सीजन के साथ में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ाए अभी आपको, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है नाइट्रोजन को एनोमलस बना देती है, नाइट्रोजन को सभी और उनके दोस्तों से यानी उनके और ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट बना देती है। तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आइए हम लोग कुछ सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सवाल बनाइएगा, मजा आ जाएगा।